नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। मैं दिनेश पाठक। देश में 3 घटनाओं ने कई प्रश्नों को जन्म दिया। हर परिवार में एक प्रश्न उठने लगा कि क्या कोई हस्बैंड अपने पत्नी के रहते हुए या पत्नी अपने पति के रहते हुए कहीं पर इंटरकोर्स करती है, शारीरिक संबंध बनाती है या उसका लव एंगल और चल जाता है, तो क्या कोई कानूनी इसका उपाय है? हमारे आईपीसी में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? ये प्रश्न आज हमारे देश में उठ रहा है। इससे संदर्भित कई वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि आईपीसी में इसके लिए क्या प्रावधान है। इसमें समझना होगा कि सबसे पहले पति के संदर्भ में, मतलब हस्बैंड के संदर्भ में, कि पति अपनी पत्नी के रहते हुए कहीं से भी अगर संबंध में आता है, शारीरिक संबंधों में आता है, इंटरकोर्स करता है या उसका कहीं लव एंगल शुरू होता है, तो पत्नी के पास पति के विरुद्ध क्या अधिकार है? मतलब क्या उसका किया हुआ कृत्य पनिशेबल है? मतलब उसके लिए कोई दंड है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जब दूसरी महिला के साथ संबंधों में आता है तो उसकी महिला को, उसकी पत्नी को एक पीड़ा होता है मानसिक रूप से, और परेशान रहती है, दुखी रहती है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे इसमें आईपीसी में धारा 498 ए जो महिलाओं की स्पेशली सुरक्षा के लिए बनाई गई है, तो उसमें एक विषय ये भी है कि शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न। जब पति किसी के दूसरे के संबंध में आता है, दूसरे के रिलेशन में आता है, तो पत्नी को मानसिक रूप से पीड़ा होती है, यहाँ तक कि वो इतने परेशान हो जाती है कि खुदकुशी भी कर सकती है, आत्महत्या भी कर सकती है। और इसके लिए अगर वो अपने पति से ऑब्जेक्शन भी करती है तो पति उसको तरह तरह से प्रताड़ित भी करता है, और कारण उसमें वही उत्तरदायी रहता है, क्योंकि वो दूसरे के रिलेशन में आ जाने के बाद पत्नी इस तरह से फजिल्ड हो जाती है, इस तरह से परेशान हो जाती है, तो पति से आए दिन उसका झगड़ा चलता रहता है, तो उसको वो शारीरिक और मानसिक क्षति पहुंची है। इसलिए हमारे आईपीसी में एक धारा है 498 ए। इधर कुछ इसका दुरुपयोग चल रहा है, बहुत दुरुपयोग चल रहा है। कुछ हाई कोर्ट में, अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में इसको कानूनी महिलाओं के लिए कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी गई है। महिलाएं इसका दुरुपयोग कर रही हैं, महिलाएं इसका पुरुषों के ऊपर जो है नाजायज तरीके से इसका प्रयोग कर रही हैं। ये सब चीजें आई हैं, लेकिन 498 ए एक ऐसी धारा है जो किसी भी महिला के लिए एक रामबाण है। वो अपने पति को इसके लिए पनिश कर सकती है, पनिश कानून के द्वारा करवा सकती है, और उससे डाइवोर्स के लिए एक ये भी है कि अगर चाहे तो तलाक का बहुत बड़ा रीजन बन सकता है, तलाक लेने के लिए बहुत बड़ा आधार है। 498 ए पुरुष के ऊपर ये दायर किया जा सकता है और 498 ए के तहत उसको पनिश किया जा सकता है। यहाँ पर एक एंगल ये भी है, इसकी भी चर्चा कर लेना जरूरी है कि एडल्ट्री, व्यभिचार, जो धारा थी 497 को खत्म कर दिया गया। और पहले था कि बिना पति की अनुमति लिए किसी की पत्नी के साथ आप फिजिकल होते हैं, किसी तरह का रिलेशन बनाते हैं, तो वो अपराध था बिना पति की अनुमति के। सोचिए कितनी बेकार धारा थी, कितनी बेहुदा धारा थी कि जिसमें पत्नी को पति की वस्तु मान लिया गया था। किसी की पति से बिना कंसेंट लिए किसी की पत्नी के साथ अगर आप संबंध में आते हैं, तो उस पति को, जिसकी पत्नी के साथ आप संबंध में आते हैं, उसको पूरा अधिकार था आपको दंड दिलाने का। उसमें 3 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन इसमें उस महिला का कोई दोष नहीं था। बताइए, महिला किसी भी तरह से दोषी नहीं थी, वो पुरुष दोषी था जो उसके साथ संबंधों में था। इस तरह से देखा गया तो 2018 में 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसके मुख्य चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा जी, इसमें देखा गया कि ये मतलब एडल्टी, व्यभिचार की धारा जो है, इससे इतना संविधान के बहुत से अनुच्छेद इससे प्रभावित हो रहे थे। बहुत से धाराओं का जो है वायलेट की जा रही थी, जैसे धारा 14 हुई, धारा 15 हुई, धारा 19 हुई, धारा 21 हुई। समानता का तो अधिकार कतई था ही नहीं,
और धारा 21 के तहत निजता के अधिकार को तो एकदम खत्म ही कर दिया गया था। ये सब समस्याएं बननी शुरू हो गई। उसमें हस्बैंड की प्रॉपर्टी मान ली गई थी पत्नी, इसलिए इस सेक्शन को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। हाँ, एक चीज था, डाइवोर्स लेने के लिए इसमें अधिकार था कि कोई भी व्यभिचार को बता करके, लेकिन उसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा। डाइवोर्स मिलना इतना आसान नहीं होता है। डाइवोर्स लेने के लिए जब तक दोनों की कंसेंट ना हो तो इतनी आसानी से डाइवोर्स नहीं मिल सकता है। किसी को व्यभिचार बता के आप केस दायर कर दीजिए, मुकदमा लड़ता रहेगा, वो ताकतवर है, लेकिन डाइवोर्स ऐसे नहीं मिल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए कि व्यभिचार एक डाइवोर्स का रीजन तब भी था और आज भी है। तो यहां पर देखने वाली बात यह है, धारा 497 खत्म ही कर दी गई है, तो व्यभिचार का केस यहां पर आप कर ही नहीं सकते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों स्वतंत्र हैं। स्त्री भी चाहे तो जिसके साथ चाहे रहे, उसके साथ संबंध बनाए, और पुरुष को भी ये अधिकार है वो किसी भी महिला के साथ रहे, संबंध बनाए। लेकिन इसमें सिर्फ इतना है कि अपने पार्टनर का उसमें कंसेंट होना बहुत जरूरी था। पार्टनर के बिना कंसेंट के अगर आप बनाते हैं तब समस्याएं खड़ी होती है, तब 300 रेप का केस भी दर्ज होगा, 376, 77 जो भी है। अब ये तो हो गए पति के लिए, मतलब पति के लिए पत्नी 498A का मुकदमा दर्ज करके उसको पूरी तरह प्रताड़ित कर सकती है। बात आ गई पत्नी की कि क्या जो अधिकार पत्नी को है, कि जो अधिकार महिला को है, क्या वही अधिकार पुरुषों को हैं? ये सोचने वाली बात है। यही विडंबना है हमारे देश के कानून की कि महिलाओं को तो सारे अधिकार दे दिए गए किंतु पुरुषों को कोई अधिकार नहीं। जैसे अभी बीच में प्रकरण आया था ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का। ज्योति मौर्य ने 498A का केस अपने पति के ऊपर तुरंत दर्ज कर दिया, और 498A के मुकदमा ऐसा है कि इसमें पति तथा उसके रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं, माता पिता बुजुर्ग हों। इस कानून का कितना दुरुपयोग हो रहा है। वही हथियार ज्योति मौर्य ने भी अपनाया, 498A आलोक के ऊपर दर्ज कर दिया, किंतु आलोक को ये अधिकार नहीं था 498A जैसा, क्योंकि एडल्टी पहले से खत्म है। भाई मनीष दुबे, ज्योति मौर्य अलग साथ रह सकते हैं, अलग संबंध बना सकते हैं, जैसा अवैध संबंधों का इसने कहा था कि मैंने अवैध संबंध बना। भाई पकड़े होंगे आप। जब कानून ने अधिकार दे रखा है तो न उसमें मनीष दुबे दोषी हैं, न ज्योति मौर्य दोषी हैं। तो व्यभिचार की धारा को लेकर आप किसी को आरोपित नहीं कर सकते। इसलिए जो है आलोक मौर्य ने दूसरा तरीका चुना, वो भ्रष्टाचार पर आ गया। ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए जो भी सबूत उसके पास थे उसने निकाला, और उस सबूत में ज्योति मौर्य को एक तरह से फंसा भी ले गया। वो बात अलग की है, दोनों के बीच में समझौता हो गया, और वीडियो पहले बना चुका हूं। समझौता हो गया, पहले 9 तारीख को पेशी हुई, 9 तारीख को जो है 20 दिन का जो आलोक मौर्य ने समय लिया। फिर 18-19 तारीख को पेशी हुई थी, उसमें न्यायालय में पता लगा न ज्योति पहुंचे न आलोक पहुंचे। पटकथा तो पहले ही लिखी जानी शुरू हुई। 28 को जब सबूत पेश करना था, आलोक मौर्य थे तो आलोक मौर्य वहां पे मुकर गए। उन्होंने अपनी शिकायत को वापस ले लिया। शिकायत को वापस लेने के बाद भ्रष्टाचार की जांच दब गई। कुल मिला के आलोक मौर्य ने को पता था कि 498A जैसा हथियार मेरे पास नहीं है, तो उसने फिर भ्रष्टाचार का हथियार, चूंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, इसमें इसको रगेदा जा सकता है, तो भ्रष्टाचार का आरोप ज्योति मौर्य के ऊपर लगाया। अब आते हैं मेन बिंदु पे। जिस तरह पहले बता चुके हैं कि पति के खिलाफ पत्नी को कोई अधिकार है, तो हाँ, पत्नी को मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, क्रुएल्टी लगा सकती है अपने पति के खिलाफ, उसके रिश्तेदारों के खिलाफ। किंतु विडंबना है हमारे देश की, पति को इस तरह का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अधिकार खाली महिला को प्राप्त है। हमारे आईपीसी में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि जिसमें पत्नी को भी दोषी किया जा सकते या महिला को भी दोषी इसमें ठहराया जा सके। ये हमारे देश की विडंबना है। इसीलिए पुरुष मंत्रालय, पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन की अब मांग उठने लगी है। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य की घटना के बाद इतना जान लेती है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट में जो डिसीजन होते हैं वो तथ्यों पर आधारित होते हैं, साक्ष्यों पर आधारित होते हैं, तत्कालीन परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। उनका संवेदनाओं को वहाँ पे स्थान नहीं है, वहाँ सबूत मांगे जाते हैं, और सबूत आप दे लीजिए तो उसके हिसाब से निर्णय कर दिया जाता है। बाद में वही जो है
कानून बन जाता है, मतलब एक कह सकते हैं नज़ीर बन जाता है। लेकिन यहीं पर देखा जाए तो हमारे यहाँ हिंदू विवाह जब जो हमारे यहाँ परंपरा रही है, व्यभिचार, उसमें व्यभिचारी को बहुत कुदृष्टि से देखा जाता है, उसको गंदी निगाह से देखा जाता है, सामाजिक मान्यता नहीं है। हमारे यहाँ विवाह जैसी एक जो संस्था है उसको नष्ट करने के लिए ये 497 जैसे कानून को ख़त्म किया गया है। और हम अपने यहाँ जनप्रतिनिधियों से मांग करेंगे कि इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। ये कानून नहीं तो हमारी परंपराओं पर, हमारे यहाँ सभ्यता जो है, हमारे यहाँ की जो आज तक जो चला आ रहा है विवाह जैसा बंधन, उसको खत्म कर देगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। नमस्कार।